तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रेमेडियल मेजर्स ऑफ मल्टीक्लैरिटी। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीक्लैरिटी होता क्या है, उसकी प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मल्टीक्लैरिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड x4। कुछ इस तरीके से आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इन दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जब कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है। नाउ अब मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, दैट वी कैन नॉट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीक्लैरिटी, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, वी कैन नॉट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीक्लैरिटी बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ मेथड्स के थ्रू, जो हम अभी रेमेडियल मेजर्स में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम बात कर रहे थे कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीक्लैरिटी। मैंने आपको बताया था, एक होती है परफेक्ट और एक होती है इम्परफेक्ट मल्टीक्लैरिटी। ठीक है। तो जो परफेक्ट मल्टीक्लैरिटी होती है, इसके केस में हमारे जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो डिफाइन नहीं होते, मैंने बताया था। लेकिन इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट मल्टीक्लैरिटी हमारे जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो ब्लू होते हैं। ब्लू मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स होते हैं। सो आपको ये बात भी याद रखनी है, ऑल्दो हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, स्टिल हमारा जो एस्टिमेटर्स है वो ब्लू ही रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे परफेक्ट मल्टीक्लैरिटी तो आप कहेंगे द एस्टिमेटर्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, क्योंकि ओवरलेस डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में वो ब्लू रहते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस इज कि मल्टीक्लैरिटी जो है वो एक प्रॉब्लम है सैंपल की। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सैंपल नॉट पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पूरी पॉपुलेशन में से 3 सैंपल निकाले से 1, 2, 3, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट सैंपल के केस में मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, तो सैंपल 2 या सैंपल 3 में भी आएगी। ठीक है। तो ये एक सैंपल का प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है आपने जो सैंपल उठाया है उसमें डाटा कुछ इस तरीके से है कि हमारे 2 वेरिएबल्स को रिलेटेड शो हो रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा अबाउट द मल्टीक्लैरिटी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रेमेडियल मेजर है दैट इज प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर्स। अब इसका क्या मतलब है, प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पैरामीटर्स। तो देखो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉडल है जो कि मैंने शायद आपको पहले भी करवाया था, β1, β2, x2i, β3, x3i प्लस ui। यहाँ पर मान लेते हैं yi जो है वो हमारी कंजप्शन है। तो मैंने कहा था हमारी कंजप्शन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और हमारी वेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल करा चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में। तो कंजप्शन हमारी फंक्शन है इनकम का और वेल्थ का, राइट। अब मान लीजिए हमें पास्ट इंफॉर्मेशन है या हमें पहले से पता है, हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, तो हमें ये पता है कि इनकम और वेल्थ कैसे हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वो किस हद तक कोरिलेटेड है, यानी कि हमें ये पता है कि वेल्थ जो है वो फंक्शन है हमारे किसका, इनकम का, और वो इस तरीके से कोरिलेटेड है दैट β3 इक्वल्स टू 0.01 β2। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में आपने क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें सिंपली वी हैव टू डू दिस β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0.10 β2 x3i प्लस ui। तो ये हमको इसमें पुट करने पे मिल जाएगा। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, β3 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। नाउ वी हैव yi इक्वल्स टू β1 प्लस β2। अब β2 देखो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम β2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने क्या कहा, x2i प्लस 0.10 x3 प्लस ui, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए yi
इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया एक्स आई, ठीक है, इस पूरे को मैंने एक नाम दे दिया एक्स आई प्लस यू आई। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या बन गया है हमारे पास, इट इज़ सिमिलर टू द मॉडल जो हम पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। तो इससे अब क्या होगा, इस मॉडल को कंप्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तो बीटा 1 कैप की वैल्यू आ जाएगी, बीटा 2 कैप की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता ही है ये चीज़ मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, OLS हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। जब हम बीटा 2 कैप निकाल लेंगे, उस बीटा 2 कैप से हम क्या कर सकते हैं, फिर बीटा 3 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिसके थ्रू हम क्या है मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज़ तभी एप्लीकेबल है अगर आपको ऑलरेडी पता है जो दो वेरिएबल्स आपके को रिलेटेड है आपस में, उसको हमें कैसे टैकल करना है या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें ऑलरेडी पता है। सेकंड जो आपका पॉइंट है दैट इज पूलिंग द डाटा, ठीक है, दैट इज पूलिंग द डाटा। अब पूलिंग द डाटा का क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा है, ठीक है, और या फिर आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा है या दोनों ही हैं आपके पास, तो आप क्या करो उन दोनों को कंबाइन करके पूल डाटा बना लो, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कई बार कंबाइन करने से डाटास को तो भी ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अब लास्ट जब हमने पढ़ा था टाइम सीरीज, तब मैं आपको ये डिफरेंस नहीं बता पाई थी, तो मैं अभी आपको पहले डिफरेंस बता देती हूँ दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पूल्ड एंड अ पैनल डाटा। पूल्ड और पैनल डाटा में क्या डिफरेंस है, तो आइए देखिए, वी हैव अ पूल डाटा एंड वी हैव अ पैनल डाटा। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, मैं कोई टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है पूल का वो समझा देती हूँ। तो पूल डाटा का सिंपली मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं वी हैव 3 स्टूडेंट्स या वी वॉन्ट टू कलेक्ट द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनकी पॉकेट मनी, स्टूडेंट्स और उनकी पॉकेट मनी का हमें डाटा चाहिए, ठीक है। तो पूल के केस में क्या होगा, मान लीजिए 2000 क्या चल रहा है, 25 चल रहा है ना, तो हम 24 ले लेते हैं। तो मान लीजिए 2024 में मैंने 3 स्टूडेंट्स A, B, C का डाटा कलेक्ट किया और उनकी पॉकेट मनी का डाटा कलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 500, 600 एंड 700 आया, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमने अगले साल फिर से यानी 2025 में फिर से मैंने एक डाटा कलेक्ट किया और फिर मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए, बट वो जो अब 3 स्टूडेंट्स हैं ना वो नॉट नेसेसरली कि A, B, C हो, फॉर एग्जांपल अब वो हैं D, E, F, ठीक है। और अब मैंने फिर से उनके डाटा कलेक्ट किया तो ये हो गया 550, 650 और से 750, ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर मैंने अगले साल कंप्यूट करना चाहा और फिर हो सकता है मैंने 3 और अलग बच्चों का ले लिया और मान लीजिए अब हो गया GHI, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास कंबाइंड डाटा आ गया डिफरेंट ईयर्स का और क्रॉस सेक्शंस, मतलब टाइम सीरीज भी हो गया और क्रॉस सेक्शंस भी हो गया, यानी मैंने एलिमेंट्स भी ले लिए जिस पे मैंने डाटा कंप्यूट किया है। तो इस तरीके के डाटा को हम क्या बोलते हैं, पूल डाटा, यानी सिंपली टाइम सीरीज लिया, क्रॉस सेक्शन लिया, दोनों को जोड़ दिया एंड दैट इज नोन एज पूल डाटा। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने तीसरे साल जब मैंने डाटा कंप्यूट किया तो फिर से मैंने A, B, C का डाटा कलेक्ट किया, हो सकता है कोई और तीनों सेम नाम के बच्चे हो, बट नॉट नेसेसरली। अब जो पूल डाटा है वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि जो ये A है क्या वो यही A है, यानी क्या ये दोनों A सेम है या कोई दो A डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है। वाइल इन द पैनल के केस में हम क्या करते हैं, पैनल के केस में हम प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे कि पैनल का एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। जो पैनल डाटा होगा उसमें क्या होता है उसमें भी टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, से A, B, C लिए हैं, तो हम 2020 में उन्हीं की ही पॉकेट मनी को कैलकुलेट करेंगे, से 500, 600 एंड 700, फिर उन्हीं की ही, सॉरी मैंने 24 लिया था ना, तो 2025 में फिर से उनकी पॉकेट मनी का डाटा कलेक्ट करूँगी, दैट इज़ 550, 560 से 570 एंड सो ऑन में 2026 का भी उनका डाटा कलेक्ट करूँगी। यानी सेम 3 स्टूडेंट्स, यानी यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर सेम रहेंगी, क्रॉस सेक्शन यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यूनिट्स जो होती हैं हमारी सेम नहीं होती हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पूल्ड एंड पैनल डाटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड मैंने आपको जो बताया दैट इज पूलिंग द डाटा इज द वे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीक्लैरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ड्रॉपिंग अ वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, लिखिए, ड्रॉपिंग अ वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल। तो तीसरा सोल्यूशन है ड्रॉपिंग द वेरिएबल, राइट। तो अगर आपको लग रहा है जैसे अभी हमने ऊपर वाले केस में किया था, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, जिसमें हमने लिया था कि y क्या था हमारा कंजप्शन, और कंजप्शन फंक्शन है किसका, इनकम का और वेल्थ का। तो हमें लग रहा है कि इनकम और वेल्थ जो है वो आपस में कोलिनियर है। तो आप क्या करिए, इसमें से जो एक वेरिएबल आपको लग रहा है जो कि दूसरे के साथ कोरिलेशन बना रहा है उसको रिमूव कर दीजिए अपने मॉडल से, यानी कि आप सिर्फ कंप्यूट कीजिए कि क्या कंजप्शन एक फंक्शन है इनकम का। ठीक है, ये एक वे आउट हो सकता है, लेकिन इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस मेथड की क्या प्रॉब्लम है। इस मेथड का पहला प्रॉब्लम ये है दैट अगर आप कोई वेरिएबल ड्रॉप करते हैं तो उससे आपके मॉडल में किस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेसिफिकेशन बायस की। स्पेसिफिकेशन बायस का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है वो या तो अंडर फिट हो सकता है या फिर ओवर फिट। अंडर फिट मतलब कि जो जितने रेलिवेंट वेरिएबल्स होने चाहिए वो आपने नहीं डाले अपने मॉडल में। ओवर फिट मतलब जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन बायसनेस वाली प्रॉब्लम आ सकती है। इस केस में क्या होगी, अंडर फिट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये इसके दो टाइप हैं, और मल्टीक्लारिटी की वजह से किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरफिट की। सेकेंड थिंग इज, ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपने कोई वेरिएबल ड्रॉप कर दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ड्रॉपिंग द वेरिएबल विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और आपको ट्रू वैल्यू मिल जाए आपके पैरामीटर की। पैरामीटर क्या है, जैसे β1 β2। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है आप ड्रॉप भी कर दे फिर भी आपको ट्रू वैल्यू ना मिले आपके पैरामीटर की। तो दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से प्रॉब्लम। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और मेजर थिंग है ड्रॉपिंग द वेरिएबल वाले में, कि आप कौन से वेरिएबल को ड्रॉप कर रहे हो, टाइप ऑफ वेरिएबल, कौन से वेरिएबल को आप अपने मॉडल में से ड्रॉप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है फोकस वेरिएबल और एक होता है कंट्रोल वेरिएबल। फोकस वेरिएबल है, अगर मैं आपको उसमें समझाऊं टेक्निकल टर्म्स में, तो फोकस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके ऊपर हमारा रिसर्च क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च क्वेश्चन डिपेंड करता है। एंड कंट्रोल वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल जो कि हमने लिया है वो इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट को, डिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट पर कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ करें। मैं इसको एक बहुत एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल से, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि फोकस वेरिएबल क्या है और कंट्रोल वेरिएबल क्या है, क्योंकि जिसने रिसर्च नहीं पढ़ी है उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि फोकस और कंट्रोल वेरिएबल का क्या मतलब है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें ये देखना है, हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सरसाइज करने से आपका वेट रिड्यूस होता है या नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है, डज एक्सरसाइज रिड्यूस द वेट। ठीक है, तो एक्सरसाइज से वेट रिड्यूस हो रहा है, यानी ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और वेट क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम स्टडी करेंगे तो मान लो हम वेट को देख रहे हैं इन द केजीज इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, हमने क्या कहा, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को मेजर करने के लिए मान लो हम देख रहे हैं कि आप वर्कआउट कितना करते हैं या एक्सरसाइज का टाइम कितना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ठीक है, कि आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया मेन वेरिएबल, यानी कि मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, तो ये एक्सरसाइज टाइम तो हो गया हमारा मेन वेरिएबल यानी फोकस वेरिएबल, क्योंकि इसको नहीं लेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि एक्सरसाइज करने से वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हो गया हमारा फोकस वेरिएबल। अब कंट्रोल वेरिएबल अगर हमको लेना है तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, तो अगर मैं एक्सरसाइज टाइम के साथ ये देखती हूँ कि कैलोरीज कितनी है। ठीक है, कैलोरी इनटेक कितना, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ सेकेंड फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैलोरीज इनटेक, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो। ठीक है, और थर्ड वेरिएबल मान लेती हूँ, मैं ले रही हूँ डाइट क्वालिटी, कि आप कैसी डाइट खा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं स्लीप आवर। ठीक है, और फिर हम ले रहे हैं एज। तो मान लो हमने क्या कहा
कि वेट जो है वो इन सब का फंक्शन है, यानी कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सरसाइज टाइम, कैलोरी, डाइट, स्लीप, आवर्स और एज, ये सारे हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या एक्सरसाइज करने से वेट घट रहा है या नहीं घट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकस वेरिएबल हो गया और ये हमारे इसके ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। अब हमें ये बताना है कि कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है। तो ये जो है कैलोरीज, डाइट, स्लीप आवर्स, एज, ये सारे हमारे क्या हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको कंट्रोल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, वरना हमको सिर्फ लगेगा कि एक्सरसाइज का ही इम्पैक्ट है वेट के ऊपर, जबकि इन सब चीज़ों का भी इक्वली इम्पैक्ट होता है, राइट। अब हम जब बात कर रहे थे मल्टीकुलरिटी की, तो अब आप देख सकते हैं कि कैलोरीज और डाइट क्वालिटी कहीं ना कहीं आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, ठीक है। ये लिटरेचर हमको बताता है कि ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, क्योंकि कैलोरीज और डाइट का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। जो आप खाएंगे उसमें कितनी कैलोरीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर मल्टीकुलरिटी के केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस फोकस वेरिएबल को नहीं हटा सकते, अगर इसका कोरिलेशन किसी और के साथ बन रहा है, बट अगर आपके कंट्रोल वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल में मल्टीकुलरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए इन दोनों के, हमारे केस में इन दोनों में मल्टीकुलरिटी की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को से डाइट क्वालिटी को या कैलोरी इनटेक को हमारे मॉडल से हटा देंगे, फिर कंप्यूट करेंगे तो मल्टीकुलरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है देन डू लेट मी नो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज न्यू डाटा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम क्या ले लें, नया डाटा ले लें। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था लेक्चर, तब मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था यहाँ पर, दैट इज़ कि जो मल्टीकुलरिटी है ना, वो एक प्रॉब्लम है सैम्पल की, ना कि पॉपुलेशन की। तो हो सकता है किसी सैम्पल की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक नया डाटा जो है इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो, यानी आप सैम्पल साइज़ को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो सैम्पल साइज़ को बढ़ाने से आपकी मल्टीकुलरिटी की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको एक उससे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएंस जो है हमारे पैरामीटर्स का, उसका ये फॉर्मूला है समेशन x2i 1 - r², ठीक है। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो अब आप एक बात बताइए, ये समेशन x2i का स्क्वायर का क्या मतलब है, स्मॉल x लिखा है मैंने, तो क्या इसका मतलब ये है x2 - x बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल, मैंने बताया हुआ, डेविएशन फ्रॉम द मीन स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, x बार क्या है, यहाँ पर मीन है, और मीन क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो अगर मैं n बढ़ा देती हूँ, n को इंक्रीज कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये n है, ये इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल मीन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज़ दैट ओके, क्लियर है। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर की कोई चीज़ बढ़ती है तो हमारा ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान कर लीजिए। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर आप कोई फ्रैक्शन कर रहे हैं, x है मान लीजिए फ्रैक्शन, उसमें न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर है, तो अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो x क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ऊपर वाले के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, नीचे वाले के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप। ये बात जिसको नहीं पता है वो नोट करके रख लीजिए। तो वापस चलते हैं, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर n बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल मीन घटेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब अगर x बार कम होगा, यहाँ पर देखिए, अगर x बार कम हो जाएगा तो ओवरऑल x2 में से जो माइनस करके रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले x2 में से मैं 3 माइनस कर रही थी, फिर उसका स्क्वायर कर रही थी, x2 मान लेते हैं 5 है यहाँ पर, तो 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बच रहा था। अब उसी 5 में से मान लेते हैं, अब मैं कोई चीज़ कम घटा रही हूँ, तो 5 में से 2 गए 3, तो 9 बच रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रही थी। अगर x की वैल्यू कम होगी, अगर x की वैल्यू कम होगी, ये देखो x की वैल्यू कम हो गई, तो हमारे पास ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अब ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि समेशन x2 - x बार होल स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब समेशन x2i² वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि ये पोर्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ये पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पोर्शन इंक्रीज हो गया तो फ्रैक्शन, ओवरऑल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वेरिएंस हमारा कम हो जाएगा, और वेरिएंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी और मल्टीक्लिनरिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको एक उससे भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है अपने नोट्स में, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। वी हैव 2 सैम्पल्स, ठीक है, जिसको हमने प्लॉट किया है। सैम्पल 1 ये ब्लैक वाला है, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है वो सैम्पल 1 है। ये रेड वाले से जो हमने मार्क किया हुआ है, दिस रेड 1, ये हमारा क्या है, सैम्पल 2 है। तो अब आप देख रहे हैं, जब हमने पहला सैम्पल ले रखा था, यानी उसका एक पोर्शन ले रखा था, आप ऐसा कह सकते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, यानी एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसका बिगर पिक्चर देखा, अगर हम इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके पूरा सैम्पल देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सैम्पल 1 इधर है और सैम्पल 2 इधर है, यानी उनके बीच में एसएच रिलेशनशिप इतना नहीं है, इतना वो एक साथ मूव नहीं कर रहे जितना वो उस पर्टिकुलर सैम्पल में दिख रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको प्रूव करना चाह रही थी कि इट इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम, नॉट अ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट रह गया है हमारे पास, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। तो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करके वेरिएबल को भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी मल्टीक्लिनरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल 2 तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑटो रिग्रेसिव मेथड, सेकेंड इज रेशियो सीरीज, ठीक है। ऑटो रिग्रेसिव मेथड जो है उसमें हम लेकर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाई टी इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2t प्लस बीटा 3 x3t प्लस ut, ठीक है, ओके। अब ये जो ऑटो रिग्रेसिव वाला है, ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा है। तो ये इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम सीरीज डाटा, ठीक है, अदरवाइज ये हेल्पफुल नहीं होगा इन रिमूविंग द मल्टीप्लिसिटी प्रॉब्लम। वाई यहाँ पर हमारी कंजप्शन है, सेम वाई लेके चल रही हूँ, ये इनकम है और ये वेल्थ है, राइट। अब अगर हम इसका लैग वैल्यू ले लें, लैग वैल्यू मतलब उसी की पास्ट वैल्यू, मतलब 1 साल पहले की, तो क्या हो जाएगा हमारा मॉडल, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2t माइनस 1 प्लस बीटा 3 x3t माइनस 1 प्लस ut माइनस 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, yt माइनस 1, बीटा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2t माइनस बीटा 2 x2t माइनस 1 प्लस बीटा 3 x3t माइनस बीटा 3 x3t माइनस 1 प्लस ut माइनस ut माइनस 1। अब मैं इनको ना ब्रैकेट्स में कर देती हूँ जो एक साथ वाले हैं, ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, yt माइनस yt मान, ये जो अब हमारे पास मॉडल आए हैं जिसको हम चेंज इन yt भी लिख सकते हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन yt इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा 2 कॉमन ले लिया तो चेंज इन x2t प्लस बीटा 3 चेंज इन x3t। ये चेंज इन yt का क्या मतलब है, दैट इज yt माइनस yt माइनस 1, ये है इसका मतलब। चेंज का मतलब है कि उसी की लैग में से हमने उसको माइनस कर दिया, प्लस चेंज इन ut। तो ये जो मॉडल आ जाएगा ना बच्चे, इसमें जब हम OLS अप्लाई करेंगे तो इट इज़ फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और दूसरा है रेशियो सीरीज। और रेशियो सीरीज को भी समझ लेते हैं। रेशियो सीरीज में क्या करेंगे हम, नाम से समझ में आ रहा है, कुछ रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस ui। यहाँ पर हमारा जो वाई आई है वो क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, हम कितना खर्चा कर रहे हैं। x2 क्या है हमारा, GDP है, और x3 क्या है हमारा, पॉपुलेशन है। तो अब मान लीजिए
हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जीडीपी और पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होते हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं। सबको पता है क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी जीडीपी पे इम्पैक्ट बढ़ेगा, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज कम होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं। रेशियो मेथड में आपने क्या करना है, इन जो कोलिनियर है यानी कोई एक कोलिनियर वेरिएबल है इसको आप लेंगे। जैसे हम पॉपुलेशन ले रहे हैं हमारे केस में, क्योंकि हमें रेशियो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई आई को या पूरी इक्वेशन को हम x3i से डिवाइड कर देंगे। तो बीटा 1 अपॉन x3i प्लस बीटा 2 अपॉन x3i प्लस बीटा 3 प्लस ui अपॉन x3i। तो इससे हमें क्या समझ में आया है, इससे हमें ये चीज़ समझ में आई है कि ये हमारे पास जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीडीपी पर कैपिटा, कंजप्शन पर कैपिटा। ये जो रेशियो बन जाएगी ये पर कैपिटा टर्म्स में आ जाएगा, और पर कैपिटा के बेसिस पर हम फिर क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को डेवलप करके इस पर OLS अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो रिजल्ट्स आएंगे, जो OLS एस्टिमेटर्स आएंगे, दैट आर फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो ये 5 तरीके थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता है तो उसको पुट करिए और एक सिंगल मॉडल बना लीजिए। सेकेंड इज पूलिंग द डाटा, यानी कि टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन को ऐड करके पूल डाटा बना लो। पूल और पैनल का डिफरेंस मैंने आपको जो समझा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज ड्रॉपिंग द वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल। तो आपको जो लगता है एक कोलिनियर वेरिएबल है उसको आप हटा दीजिए, और इसमें बस ये मेक श्योर करना है कि वो फोकस वेरिएबल ना हो, रादर वो एक कंट्रोल वेरिएबल हो। नेक्स्ट है न्यू डाटा। न्यू डाटा का क्या मतलब है, न्यू डाटा का मतलब है कि आप एक नया सैंपल ले लीजिए, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, उसमें ऑटो रिग्रेसिव या रेशियो सीरीज को आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑटो रिग्रेसिव इज ओनली यूज फॉर द टाइम सीरीज डाटा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू।